अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 8। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, जबकि डीडीटी एक पीरकनाशी है। टीएनटी एक विस्फोटक ही है, टीएनटी एक कीटनाशी नहीं, एक विस्फोटक है। अब आरडीएक्स की, तो आरडीएक्स का अन्य नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, आरडीएक्स का अन्य नाम जो होता है, आरडीएक्स का अन्य नाम जो होता है साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन एवं T4 से भी जाना जाता है। T4 नाम से भी जाना जाता है आरडीएक्स को, हेक्सोजेन, साइक्लोनाइट। अगर इसकी बात करें, आरडीएक्स का साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रेएमीन है। वास्तव में जो आरडीएक्स क्या है, वास्तव में जो आरडीएक्स की बात की जाए, साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राइएमीन है। इसे T4 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैस के समान द्रव्यमान समान स्थिति में रखे जाने पर इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैस को समान द्रव्यमान समान स्थिति में रखे जाने पर इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 1:16:2, 1:16:2। अब ये आया कैसे? तो सबसे पहले द्रव्यमानों का समान स्थितियों में रखा जाता है। तो ऑक्सीजन O2 हो गया, समान स्थिति में रखने के लिए हाइड्रोजन को H2 करना पड़ेगा, और मीथेन है जो है CH4 है। ये सभी का समान सूत्र हो गया, और सभी को 22.4 लीटर, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर पर रखेंगे। सभी को 22.4 लीटर रखेंगे और डिवाइड करेंगे 1 मोल से। 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल, सभी को रख देंगे इसी प्रकार से, इसका अनुपात निकाल देंगे। सभी को इसी प्रकार रखेंगे, 22.4 ऑक्सीजन 1 मोल बराबर, ये अनुपात देंगे। यहाँ पर फिर से 22.4 रखेंगे, और हाइड्रोजन फिर अनुपात देंगे, और 22.4 CH4 रखेंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन की अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो क्या होता है? 16 होता है। यहाँ 2 दिया हुआ है, 16 × 2 बराबर 32 हो जाएगा। अर्थात ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का जो होगा 22.4 बटे 32। उसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन का निकालते हैं तो इसका अनुपात हो जाएगा 22.4 डिवाइड 2, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 और 1, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, अपरमाणु संख्या 1 होता है। उसी प्रकार अगर हम निकालेंगे CH4 का, तो CH4 का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 22.4 बटे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब ये 16 आया किसे? कार्बन का क्या होता है? कार्बन का होता है 6 और 12, परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो यहाँ पर 12 लेंगे, और H4 दिया हुआ है, तो 12 और 4 क्या हो गया? 16 हो गया। तो इस प्रकार से इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ क्या आता है? 1:16:2 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। इसकी खोज, अगर हाइड्रोजन की खोज की बात की जाए तो हेनरी कैल्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषण का परिणाम है। ये प्रश्न जो है दरोगा का में भी पूछा गया था, बिहार दरोगा में एसआई में पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, मेरेस्मस। मेरेस्मस जो होता है प्रोटीन ऊर्जा के परिणाम है। प्रोटीन के कमी से जो होता है मेरेस्मस होता है, ठीक है, वाला क्षय होता है, जिसे प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। यह रोग मुख्यतः 5 वर्ष की आयु वाले शिशुओं में देखा जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। इसके संगठन मुख्य तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर होते हैं। अगर कार्बन की बात की जाए तो 50%, ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21% और हाइड्रोजन की बात की जाए तो 16% और सल्फर की बात की जाए तो 5% होता है। इसका नामकरण बर्जीलियन तथा मुल्डर के द्वारा किया गया था। मॉरस। इसके मुख्य स्रोत दूध, मांस, अंडा, दाल, मूंगफली, मशरूम इत्यादि है। अगर रिकेट्स की बात की जाए तो ये रिकेट्स जो है रोग, रिकेट्स की बात की जाए, रिकेट्स तो ये होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन की खोज की अगर बात की जाए तो फंक साहब के द्वारा किया गया था। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैसिफोरल होता है। और B1 जो होता है वो होता है थायमीन होता है। चर्म रोग B6, विटामिन B6 की बात की जाए तो पायराडॉक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर भी वृद्धि कर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साइक्रोफिल्स। ये जीव जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर भी इनकी वृद्धि हो जाती है। अब कुछ जीव को हम लोग देख लेते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। थर्मोफिल की बात की जाए, थर्मोफिल की बात की जाए, थर्मोफिल्स में थर्मोफिल की बात की जाए, ये जीव जो होते हैं 41 डिग्री टेम्परेचर पर, 41 से 122 डिग्री टेम्परेचर पर इनका विकास होता है। अब मीजोफिल की बात की जाए, मीजोफिल की बात की जाए तो ये 20 से 45 डिग्री टेम्परेचर पर ये जीव का विकास होता है। साइक्रोफिल, साइक्रोफिल हम लोग देख ही चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, लाइसोमीटर से क्या मापा जाता है? लाइसोमीटर से क्या मापा जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लाइसोमीटर से क्या मापा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, परकोलेशन और लीचिंग हानि। लाइसोमीटर से जो है परकोलेशन और लीचिंग हानि मापा जाता है। कुछ प्रमुख यंत्र है और उससे मापने वाले, अगर पेस मेकर की बात की जाए तो पेस मेकर से आप लोगों को पता है हृदय की गति को मापा जाता है। MRI संपूर्ण शरीर में रेडियो विकिरण का उपयोग द्वारा विकृति का पता लगाने के लिए MRI जांच किया जाता है। CT स्कैन आपको पता है एक्सरे द्वारा शरीर के विकृतियों को पता लगाने के लिए CT स्कैन किया जाता है। ऑटो एनालाइजर जो कि ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए ऑटो एनालाइजर किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, सानेन। सानेन बकरी को जो है विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखिएगा, अपरा एगेरस हिरिकस है। अपरा एगेरस हिरिकस है। इसकी उद्गम स्थान जो है सोनेन जो है प्रमुख रूप से स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। बकरी एक स्तनधारी जीव होता है। इसके कुल नस्लों की बात की जाए तो इसमें बकरियों की कुल नस्ल 300 होती है। भारत में अगर इसकी बात की जाए तो 20 नस्ल पाई जाती है।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, श्वास, स्टार और सफल किससे संबंधित है? आप लोगों को बताना है कि श्वास, स्टार और सफल किससे संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, हरित पटाखे, ग्रीन पटाखे से संबंधित है। हरित पटाखे उन सामग्री का उपयोग करके विकसित किया जाता है जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक और कम खतरनाक हो। ऐसे हरित पटाखे का विकसित किए जा रहे हैं जिससे इस्तेमाल होने वाले बेरियम नाइट्रेट का एक पर्यावरण अनुकूलित विकल्प के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जल के द्वारा नहीं प्रसार होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो होता है जल के द्वारा नहीं होता है, जबकि डायरिया, टाइफाइड और अमीबा रुगंता ये सभी जो रोग हैं ये जल के द्वारा प्रसारित होते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है यकृत से संबंधित रोग है। इसके विषाणु रोग से ग्रसित व्यक्ति रक्त या शरीर के द्रव के द्वारा फैलते हैं। इसमें निम्न तरीके के ग्रसित हो सकते हैं, दूषित सुई या इंजेक्शन लगाने से हेपेटाइटिस सी हो सकता है, जन्म से मां द्वारा बच्चे को। हेपेटाइटिस सी एक साथ खाने या समान स्पर्श से नहीं फैलता है। अब विषाणु की बात की जाए तो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक इवान वोस्की ने किया था। याद रखिएगा, इवान वोस्की ने किया था विषाणु का। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस ऑफिस एक है। एमएस ऑफिस एक क्या है? कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एमएस ऑफिस एक है क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एमएस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा बी होगा। एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस में जो होता है एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी जो होता है पार्ट्स आते हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, वीडियो गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? वीडियो गेम का जनक किसे कहा जाता है? रॉल्फ एच बेयर। याद रखिएगा आप लोग, आपको याद रखना ही होगा। वीडियो गेम्स के जनक किसे कहा जाता है? रॉल्फ एच बेयर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? इस प्रश्न का, ये पॉलिटी से प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा गया। अब अनुच्छेद 48 में लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दुधारू एवं भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाया गया है, इसके विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 33 के अनुसार की बात की जाए, अनुच्छेद 33 की अगर बात की जाए तो इसके अनुसार मौलिक अधिकार संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष एवं पार्टी से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? काजीरंगा वन जो है किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 1908 ईस्वी में काजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। कुछ और वन और उनसे रिलेटेड स्थापना देख लेते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात की जाए तो बिहार में है, जिसकी स्थापना 1989 में। भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में है। काला हिरन नेशनल पार्क गुजरात में। राजाजी पार्क उत्तराखंड में। और बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 1982 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, रानी रामपाल। रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी है, ना कि शतरंज खिलाड़ी है, तो ये तो शतरंज ग्रैंड मास्टर हो ही नहीं सकती। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था? तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, समाजवादी। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में, जिसे कि मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द इंसोलेशन अर्थात आपतन का अर्थ क्या होता है? शब्द इंसोलेशन अर्थात आपतन का अर्थ है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, आने वाली सौर विकिरण। आने वाली सौर विकिरण। सूर्य जी टाइप का एक तारा है। सूर्य जो है जी टाइप का एक तारा है। इसमें हाइड्रोजन की बात की जाए तो 73% और हीलियम की बात की जाए तो 24% और 0.7% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान जो होता है 1.5 × 10⁻⁷ 7 सेंटीग्रेड होता है। इसके सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड होता है। इसका ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अर्थात टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में माध्यम में जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम से वापस लौट आती है, जिसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका की घटना होती है। इसमें वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसका वर्तनांक होता है म्यू बराबर sin 90 डिग्री बाय sin c। क्रांतिक कोण का मान अधिक होने पर अपवर्तनांक का मान कम होता है। अपवर्तनांक अर्थात म्यू तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? यदि एक अवतल दर्पण है, वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वस्तु के समान आकार का बनेगा। यदि अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब है, दोनों वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान आकार का बनता है।
जब एक वस्तु वक्रता केंद्र से पे स्थित है तो बनने वाला प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। डीसी की तुलना में एसी का लाभ क्या है? डीसी की तुलना में एसी एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति सुदूर स्थान पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। एसी की लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति हानि के भेजा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसे बैटरी से संचित किया जा सकता है। यह रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसकी आवृत्ति जो होती है वो क्या होगी? 0 होगी। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बैटरी चार्जिंग में आदि में किया जा सकता है। वैसे विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा एक नियत दर से परिवर्तित होती रहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां देखिएगा, सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। अब यहाँ देखिए, वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध का शंट होता है, जबकि वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है। शंट समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शंट जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि उच्च प्रतिरोध जो होता है श्रेणी क्रम में होता है, और शंट जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है तो इसे आमीटर कहते हैं। आमीटर का प्रतिरोध शंट से कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध जो होता है शंट से कम होता है। यदि गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है तो यह वोल्टमीटर बन जाता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है तथा एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा परिपथ में धारा पता लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलिटी से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कंपनी के भारत का व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया? निम्न में से किस अधिनियम में कंपनी द्वारा भारत का व्यापार करने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी द्वारा भारत में व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उनका चीनी तथा चाय व्यापार एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन और साहित्य के सुधार के लिए रखा गया। कंपनी का अधिकार भारतीय प्रवेश तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार हेतु अनुमति मिली। भारत में बसने तथा व्यापार करने के लिए अंग्रेज को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकार द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश संसद के अनुमोदन अनिवार्य हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ? सैडलर कमीशन जो है किससे जुड़ा हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, शिक्षा से। सैडलर कमीशन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं को अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में 2 भारतीय थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। इस आयोग की अगर बात की जाए तो कलकत्ता विद्यालय के साथ साथ माध्यमिक, स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया। आयोग ने 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम के कड़े शब्दों में निंदा की। आयोग के मुख्य सुझाव दिए। 3 इसमें से कुछ सुझाव: इंटरमीडिएट कक्षा विश्वविद्यालय से पृथक हो, स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो, कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड बनाने पर बल दिया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1938 में की थी।
यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। वे दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए, जिन्हें पद्माभी सीतारमैया को पराजित किया था। पराजय के बाद गांधी जी ने कहा कि पद्माभी सीतारमण की हार मेरी हार है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 1916 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में किया था। साबरमती आश्रम का निर्माण अंबालाल साराभाई और बेनूबाई ने के आर्थिक सहयोग से दिया गया था। साबरमती आश्रम से ही दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रारंभ किया था, जिसमें पावनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत सागर अर्थात डेड सी मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, क्योंकि इसमें जलीय जीवन नहीं होता। इसका जलीय जीवन नहीं होता, इसलिए इसे डेड सी या मृत सागर के रूप में जाना जाता है। साइलेंट वैली केरल में है। समुद्र की लवणता नदी जल से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु शिखर क्या है? आप लोगों को बताना है कि गुरु शिखर क्या है। हिमालय की ऊपरी चोटी को तो आप लोग पता है, नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, अरावली की उच्चतम शिखर को गुरु शिखर के रूप में जाना जाता है। गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1722 मीटर है, जो अरावली के पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी से निकलती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम मुर्दार पर्वत है, जो आज अपरदित अवशिष्ट पर्वत के रूप ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य है जो अग्रणीय रूप से कपास उत्पादक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ए, गुजरात। कपास की खेती काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी में की जाती है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू उत्पादन होता है भारत में। भारत के मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2840 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति जो है तिब्बत में यात्सू सांगपो नदी को तिब्बत में यरलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह तिब्बत से मानसरोवर झील के पास यरलुंग स्यांगपो ग्लेशियर से होती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाने जाते हैं, और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। कहाँ? बांग्लादेश में। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यरलुंग सांगपो नदी जो है तिब्बत में इसे कहा जाता है। अब ब्रह्मपुत्रा में इसे जमुना कहा जाता है। ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। गंगा को बांग्लादेश में भी पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के
सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? हम लोग इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है एवरेस्ट को। भारत की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो वो K2 है, जिसे गोंडवान ओस्टविन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय भूभाग के स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। एवरेस्ट की ऊंचाई अभी हाल ही में मापी गई थी, तो 8848.86 मीटर है। तो आप लोग याद रखिएगा सारे फैक्ट को। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन था? पूछा गया है पहला गैर भारतीय कौन था जो भारत रत्न जिसे मिला था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये बहुत चर्चा में है। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू की हुई थी? आर्द्रभूमि पर रामसर जो है वो कब लागू हुई थी भारत में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 1982 ईस्वी में आर्द्रभूमि पर रामसर संधि जो है भारत में 1982 ईस्वी में लागू हुई थी। भारत में कुल अगर रामसर स्थल की बात की जाए तो ये 47 है। रामसर का नाम अभी जो हाल ही में हुआ है, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है, उल्लर झील जम्मू कश्मीर में, रोपर पंजाब में और चिलिका झील उड़ीसा में, सांभर झील राजस्थान में। ये सभी रामसर में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी और सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा डी होगा, प्लूटो। क्योंकि प्लूटो जो है अब सौरमंडल में ग्रह नहीं माना जाता। कि 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ के द्वारा प्लूटो ग्रह को होने की दर्जा को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा का गठन का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 168 के तहत जो है विधानसभा का गठन का प्रावधान है। अगर अनुच्छेद 163 की बात की जाए तो राज्यपाल को सदन को बुलाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है, परंतु राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना है। अनुच्छेद 165 की बात की जाए तो राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य को सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 167 की बात की जाए तो राज्यपाल को जानकारी देने संबंधित मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा SN। आंसर इज ए। वायुमंडल में ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, समताप मंडल में। वायुमंडल में जो ओजोन का अधिकांश भाग जो है समताप मंडल में पाया जाता है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, इस तरह की कोई घटना नहीं होती है। समताप मंडल में इस तरह की कोई घटना नहीं होती है। ओजोन संरक्षण दिवस की बात की जाए तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, निजाम उल मुल्क। अगर आगरा के संस्थापक की बात की जाए तो सिकंदर लोदी को कहा जाता है। अहमदाबाद के संस्थापक अहमद शाह, मुर्शिदाबाद के संस्थापक मुर्शिद कुली खां, अमृतसर के गुरु रामदास, कीर्तिपुर के गुरु रामदास, जौनपुर के फिरोज तुगलक और फतेहपुर सिकरी को अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से
पौधे में किस समूह को विभेदित काय नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है कि विभेदित काय नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, थाइलोफाइटा। अब थाइलोफाइटा समूह के विभेदित काय नहीं होता है। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है। इसे संवहन उत्तक नहीं होता है। शैवालों के अध्ययन को आप लोगों को पता है फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन उत्तक रहित स्वपोषी होते हैं। टेरिटोफाइटा की अगर बात की जाए तो इस समुदाय के पौधा संवहन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम एवं वेसेल एवं फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती है। अब ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय के वनस्पति जगत को एमिफीबिया वर्ग कहा जाता है। आवर्तबीजी समूह के पौधे के बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधे के जड़, पत्ती, फूल एवं बीज पूर्ण विकसित होते हैं। आवर्तबीजी। अनावर्तबीजी में आप लोगों को पता है जिसे बीज, फल या नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनावर्तबीजी कहते हैं। तो सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के महारानी को हटाकर किस देश ने अपना पहला गणतांत्रिक राष्ट्रपति चुना है? ये करंट अफेयर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बर्बाडोस के द्वारा। ये बर्बाडोस के द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामप्पा मंदिर जो है वह है तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ है? रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागौर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है। पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष के किस फ्रीस्टाइल श्रेणी को रजत पदक जीता है? तो यह है 57 किलोग्राम भार में रवि कुमार दहिया के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने 10 मई 2020 को अपने यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर सड़क का नामांकन करने की जानकारी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, इजराइल के द्वारा अभी हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर सड़क का नामांकन करने की जानकारी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 2036 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, तमिलनाडु में लौंग को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है अभी हाल ही में। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स के अनुसार 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भारत के अभिनेता को शामिल किया गया। किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, आयुष्मान खुराना को। अगला प्रश्न है, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, रवीश कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक रवीश कुमार जी हैं। देश भर में 12 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, 1984 ईस्वी को। आज के सेट का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, अहमदाबाद। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।